दोस्तों, जो भी स्टॉक मार्केटिंग में आना चाहते हैं या आ चुके हैं और वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। ठीक है। मेरे वीडियो में अगर कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ नहीं अच्छा लगता है तो भी बताइएगा, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, अभी सीख रहा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी लोग स्टॉक मार्केटिंग में होंगे या आना चाहते होंगे उनके साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केटिंग में और ज़्यादा जानकारी आपके लिए लेके आऊँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूँ तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस यानी सोर्स ऑफ अर्निंग या नेचर ऑफ अर्निंग, जिसको आप कह सकते हो। देखिए, बिजनेस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी में। जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप अपने जान पहचान वाले को, अपने दोस्त रिश्तेदार को, जो कि आप उसको जानते हो, उसका घर भी जानते हो, सब कुछ जानते हो, उसके बावजूद भी आप उसको 10,000 रुपये नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो लौटाएगा नहीं। तो एक कंपनी जिसको आप जानते नहीं, उसके ऊपर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? जब अपने आप जान पहचान वाले को आप 10,000 रुपये, 20,000 रुपये उधार नहीं दे सकते हो, जो कि आप सब कुछ जानते हो। आप पैसा किसको दोगे? उसी को दोगे जो कुछ बिजनेस करता होगा, कुछ नौकरी पेशे वाला होगा, ये सोच के कि अगर आप उसको पैसे दोगे तो वो लौटा देगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि जिसको आप पैसे देते हो वो आपको लौटा देता है। ठीक वैसे ही जब आप किसी भी कंपनी का शेयर लेने जाते हो तो आपको भी ये चेक करना चाहिए कि वो कंपनी कितने सालों से बिजनेस कर रही है, और पहले उसके शेयर की वैल्यू क्या थी, आज उसके शेयर की वैल्यू क्या हो गई। अगर उसके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है तो भैया बहुत अच्छी बात है, वो कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर उसके शेयर की वैल्यू घट रही है तो भैया दूर से उसको जो है नमस्ते कर लो, भैया जयराम जी की हम जाते घरे, और जब तू आगे होगा तो मिलब तुझसे। ये हमारे यूपी की लैंग्वेज है, थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं, आप उसको माइंड मत करिएगा। तो बिजनेस ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप उसी कंपनी का शेयर लीजिए जिसकी वैल्यू पर बढ़ रही है, या जिस कंपनी को मार्केट में नए नए ऑफर मिल रहे हों, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, उसी को आप इन्वेस्ट करिए और उसी में पैसे लगाइए। बाकी किसी दोस्त के कहने पे, किसी रिश्तेदार के कहने पे, किसी यूट्यूबर के कहने पे आप अगर शेयर ले लेते हैं तो अगर बढ़ गया तो भैया बहुत अच्छी बात है, घट गया तो कोई आपको 1 रुपया देने नहीं आएगा कि भैया मेरी वजह से तुम्हारा इतना लॉस हो गया। ठीक है ना भैया? तो किसी भी शेयर को लेने से पहले उस कंपनी का बिजनेस, उसके फंक्शनल एरियाज कुछ ज़रूर चेक करिए कि वो कंपनी किन किन सेगमेंट में काम करती है, किन किन सेक्टर में काम करती है, किन किन कंट्रीज़ में काम करती है। क्योंकि भैया पैसा जो है ना वो बड़ी मेहनत से आता है, और आप ऐसे आंख बंद करके किसी कंपनी के शेयर पे लगा देते हैं और पैसा आपका डूब जाएगा ना, तो बहुत तकलीफ़ होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको वीडियो को देखिए और समझिए।
ठीक है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल रिपोर्ट, फिर लिखा है बैलेंस शीट, फिर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चारों चीजें आपको किसी भी स्टॉक में चेक करनी है जिसको भी आप लेने जा रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि उस स्टॉक ने साल भर में कितना सेल्स किया है। सेल्स करेगा तभी उसको अर्निंग होगी। फिर आपको चेक करना है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में उस कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर आ जाएगा, उसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, उसकी अर्निंग आ जाएगी, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके टैक्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर तीसरा जो आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि उस कंपनी को साल के आखिरी में या फिर पर क्वार्टर के एंड में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होना चाहिए, भले वो थोड़ा ही हो, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट वो बढ़ते रहना चाहिए क्वार्टर पर क्वार्टर, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कंपनी क्वार्टर पर क्वार्टर लॉस रिप्रेजेंट कर रही है अपने अकाउंट में, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि प्रॉफिट होना चाहिए, भले थोड़ा ही हो। और उसके बाद आता है कैश फ्लो, मतलब उस कंपनी का क्वार्टरली या फिर ईयरली कैश कितना आ रहा है, उसके पास कितना उसके पास कैश फ्लो है कि उससे वो जो चाहे कर सकती। ये चार चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है जब भी आप कोई स्टॉक लेने जाते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये क्या नया मुसीबत है भाई? अभी तक तो हम स्टॉक मार्केट कर रहे थे, अभी इक्विटी कहां से पैदा हो गया? देखिए, इक्विटी का मतलब होता है किसी भी शेयर की वैल्यू। किसी भी शेयर की वैल्यू कितनी है वही उसका इक्विटी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी शेयर की वैल्यू है 150 रुपये, तो वही उसका इक्विटी कहलाएगा। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है, उसी के बेस पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। किसी भी कंपनी की क्वार्टरली नेट इनकम आप निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए 39 करोड़ रुपए लिया हुआ है नेट इनकम, और इक्विटी 24 लाख, यानी किसी भी कंपनी के पास 24 लाख शेयर थे। 24 लाख शेयर से उसने 39 करोड़ रुपए कमाए। अब मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी को नेट इनकम से डिवाइड कर दिया, आ गया 162.50, यानी 162.50 पैसे। उस कंपनी की इससे पहले वैल्यू थी 150 रुपये, यानी 150। 150 के शेयर को उस कंपनी ने 3 महीने में 162 पहुंचा दिया, यानी 3 महीने में उस शेयर की वैल्यू 150 से 162 रुपये हो गई, यानी उस कंपनी की वैल्यू 12 रुपये बढ़ गई। अब उस कंपनी ने एक शेयर पे 12 रुपये 50 पैसे कमाए। तो अगर वो कंपनी एक शेयर पे 12 रुपये 50 पैसे कमा रही है और यहाँ पे उसके पास 24 लाख शेयर, तो आप देख सकते हैं ये वो कंपनी 3 महीने में 2 करोड़ 88 लाख रुपए कमा रही, जो कि अच्छी बात है। जब वो कंपनी कमाएगी
तभी आपकी वैल्यू को ऊपर ले जाएगी और तभी आप प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी यही चीज़। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नई चीज़ आई है आपके सामने वो है रिटर्न ऑन कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। यानी कोई भी कंपनी अपने कैपिटल से कितना रिटर्न निकाल रही। दोस्तों, हर कंपनी कुछ पैसा शेयर से कमाती है और कुछ पैसा अपने कैपिटल से कमाती है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल आपको समझना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी उस कंपनी ने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया, कितना कैपिटल लगाया और कितना उसने रिटर्न लिया। अब इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले की कमाई कहलाती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी जिसको आप कह सकते हैं ग्रॉस इनकम। अब ग्रॉस इनकम आपके एग्जाम्पल के लिए 35 करोड़ आप मान लीजिए, ठीक है। ग्रॉस इनकम तो हो गई आपकी 35 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे टोटल एसेट उस कंपनी की जो मशीनें हैं, जो एम्प्लॉय हैं, ये सब उसकी टोटल एसेट में ही आएंगे। उसके कंप्यूटर हैं, ऑफिस बिल्डिंग है और भी जो भी चीज़ें हैं वो सब उसकी एसेट में आएगी। अब उसमें से आप उसकी करंट लायबिलिटी घटा दीजिए। करंट लायबिलिटी का मतलब उसको कितने रुपए मार्केट में लोगों को लौटाने, ठीक है। इससे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल निकल जाएगा। यानी मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी अपनी जो भी कैपिटल लगाती है उससे वो कितना पैसा कमा रही है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल माइनस में है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये कंपनी अभी बहुत रिस्की है, इसमें अभी आपको पैसे या शेयर लेने के लिए सोचना चाहिए, अभी इससे आपको बचना चाहिए। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल किसी भी कंपनी का पॉजिटिव है, भले वो 2 ही रुपए हो, तो आपको उस कंपनी का शेयर ले लेना चाहिए या आप ले सकते हैं, ठीक है। डेब्ट्स, ये वो सबसे जरूरी चीज है जो किसी भी कंपनी को बर्बाद करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी भी कंपनी का डेब्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस कंपनी की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से उसका डेब्ट बढ़ रहा है, तो यकीन मानिए वो कंपनी बहुत जल्दी या तो बंद हो जाएगी या फिर बैंकरप्ट हो जाएगी। मतलब या तो वो बंद हो जाएगी या फिर दिवालिया हो जाएगी। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर ले रहे हैं तो उस कंपनी का ये फैक्टर डेब्ट जरूर चेक करिएगा कि उस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है और वो डेब्ट पर क्वार्टर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर डेब्ट बढ़ रहा है और उस कंपनी के शेयर की वैल्यू भी बढ़ रही है
तो इससे ये कहा जा सकता है कि उस कंपनी ने जितना डेप्थ लिया हुआ है या जितना कर्जा लिया हुआ है उसको वो यूटिलाइज कर रही है, तभी उसके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। अब ये डेप्थ में भी दो चीजें आती हैं। पहला तो होता है जो वो बैंक से या किसी फाइनेंसर से डेप्थ ले लेती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि वो किसी अपने जान पहचान या किसी से भी डेप्थ ले लिया। दोनों ही केसेस में उसके ऊपर बर्डन तो रहेगा ही। अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो आप उस कंपनी के शेयर को नमस्ते कर दीजिए कि भैया ठीक है, अभी तुमको नहीं लेना, हमको तुम खुद ही इतने कर्जे में डूबे हुए हो और हम तुम्हारा शेयर ले लें और कल को तुम कर्ज से ना निकल पाओ तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए आप ये फैक्टर ज़रूर चेक करिए कि उस कंपनी के ऊपर डेप्थ है या नहीं है। अगर है तो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर डेप्थ घट रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी जल्दी ही अपने कर्जे से बाहर निकल जाएगी। वैसे ऑलमोस्ट लगभग सारी कंपनियों के ऊपर डेप्थ होता ही है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां अपने डेप्थ को रिड्यूस करती जाती हैं, धीरे धीरे कम करती जाती हैं पर क्वार्टर बाई क्वार्टर, और कुछ कंपनियां अपने डेप्थ को बढ़ाती जाती हैं। लेकिन जिस हिसाब से उनका डेप्थ बढ़ता है उस हिसाब से उनकी अर्निंग नहीं बढ़ती है। तो आपको ऐसे शेयर से टाटा बाय बाय कर लेना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगला जो चीज़ आपको देखना होता है वो होता है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर होता है उस कंपनी का मालिक या वो आदमी जिसने उस कंपनी की शुरुआत की है, या उस कंपनी का पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है प्रमोटर। अब किसी भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि किसी भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहेगी, इसका मतलब क्या है कि उस आदमी की उस कंपनी के ऊपर कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ही बहुत कम है तो वो कंपनी मतलब कुछ कमज़ोर कह सकते हैं आप। अब जैसे यहाँ पे इस फिगर में ये जो प्रमोटर ब्लैक सूट में खड़ा है, और आप ये समझ लीजिए कि ये जो ग्रीन कलर का इसने लिया हुआ है ये इसकी होल्डिंग, यानी एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का इसने ट्रायंगल जैसा या कोन जैसा, कोन कह सकते हैं इसको आप, कोन जैसा जो शेप लिया हुआ है, इस सर्कल के हिसाब से इसकी वैल्यू मैं मानता हूं कि 20%। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इसमें से 20% निकाल ली। ठीक है। तो 20% अगर उसने होल्डिंग निकाल ली तो किसी को तो बेचेगा ना वो। तो इस प्रमोटर ने अपनी 20% की होल्डिंग को किसको दिया? पब्लिक को दिया, यानी उसने 20% अपना शेयर घटा लिया। ठीक। अच्छा, अब दूसरे केस में देखा जाए कि इस प्रमोटर ने अपना 20% होल्डिंग इसमें, अगर इसमें ये जो गैप आपको दिख रहा है इस गैप में भर दिया तो इसमें प्रमोटर ने अपनी 20% की होल्डिंग को बढ़ा लिया। 20% की होल्डिंग को बढ़ा लिया मतलब क्या है कि उसने अपनी कंपनी में अपनी 20% की जो हिस्सेदारी थी उसको बढ़ा लिया। यानी उसको ये लग रहा है कि नहीं भाई, कंपनी को तो मैं ही चलाऊंगा। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस थी उससे मैं धीरे धीरे निकल जाऊंगा और कंपनी को फिर से आगे ले जाऊंगा, अपनी होल्डिंग बढ़ा दूंगा। देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी कंपनी में होना बहुत जरूरी है।
अब प्रमोटर एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रमोटर कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी के शेयर बाहर यानी पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ना निकले। और अगर वो ये चाह रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि हमारी कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है। दूसरा, अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है या घटा रहा है तो उसका मतलब दो चीज हो सकता है। पहला कि उस कंपनी को फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो अपना जो है स्टैक उस कंपनी से रिड्यूस कर रहा है और पब्लिक के लिए निकाल रहा है कि भैया मेरे शेयर ले लो और मुझको पैसा दे दो। दूसरा, उस कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है और वो ये सोच रहा है कि पता नहीं आगे चल के मेरी कंपनी चले या ना चले, या वो कुछ दूसरा बिजनेस करना चाह रही है अपना स्टैक निकाल के। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको जो चेक करनी है वो है प्रमोटर होल्डिंग प्लेज। अब ये प्लेज क्या होता है? प्लेज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको पैसे की जरूरत है और कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको उस पैसे की वैल्यू के बराबर ही कोई एक आर्टिकल दे दोगे या कोई सामान दे दोगे और आप कहोगे भाई ये लो, ये सामान है, इसके बदले मुझे इतना रुपए दे दो। जब मैं तुमको पैसे दे दूंगा तब तुम मेरा सामान लौटा देना। ये होता है प्लेज करना। और जब आप उस सामान को लौटा देते हो जो आपने प्लेज करते टाइम उसको दिया था और अपने पैसे वापस ले लेते हो या अपने शेयर वापस ले लेते हो, तो उसको बोलते हैं अपने होल्डिंग को अनप्लेज कर ले, यानी अपने जो शेयर रखे थे गिरवी उसको आपने फ्री करा लिया, आपने उसको अनप्लेज करा लिया। ठीक है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इसको आपको चेक जरूर करना चाहिए। ठीक है, किसी भी शेयर में FIINDII होल्डिंग अगर है तो इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी के ऊपर विदेशी लोगों या विदेशी कंपनियों का या हमारे देश के जो म्यूचुअल फंड हैं या भी बहुत सारे जो अदर इंस्टीट्यूशन हैं उनको ट्रस्ट है, तभी वो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं FIINDII होल्डिंग। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या निवेशक। दूसरा है DII, मतलब डोमेस्टिक, यानी अपने देश के घरेलू इंस्टीट्यूशन, जैसे जितने भी म्यूचुअल फंड आप कह सकते हो, LIC वगैरह जो भी है, वो सब आपका DII कहलाते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटा सा फिगर लगाया हुआ है। FII ने बाय किया 1871। यहाँ पे ये वैल्यू आप करोड़ में मान सकते हैं। 1871 करोड़ की उन्होंने बाइंग की, एग्जाम्पल के लिए किसी भी दिन मान सकते हैं। और DII ने सेल कर दिया 650.7 करोड़ के शेयर को, यानी तभी भी इतना बाय और सेल करने के बावजूद भी अभी भी FII
या FII NDI की जो होल्डिंग है वो रिमेन है 1220.3 करोड़, यानी अभी भी उस कंपनी के ऊपर FII की और DI की होल्डिंग बरकरार है। किसी भी कंपनी में FII NDII की होल्डिंग बहुत मायने रखती है। बस आप ये समझ लो कि जैसे किसी भी इंसान के अंदर कुछ खास बात रहेगी तो वो सबसे पहले अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में फेमस होगा। वहाँ के लोग उसको कोऑपरेट करेंगे। वही आप यहाँ पे समझ सकते हो DII। और अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो दूर दूर तक उसका नाम फैलेगा, यानी उसको आप DII और FII कह सकते हो। अपने ज़िले, अपने क्षेत्र, अपने देश के बाहर अगर किसी कंपनी का नाम जा रहा है या विदेशी लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको FII का इंटरेस्ट कह सकते हैं। और अगर FII का इंटरेस्ट है किसी भी कंपनी के ऊपर तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि आप उस कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत जरूरी चीज है। वॉल्यूम ही हमको ये बताता है कि उस कंपनी के शेयर को लोग खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, पूरा जो शेयर मार्केट है ना वो सिर्फ दो चीज पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे एप्पल है, एप्पल की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड ही नहीं है, तब सप्लाई मान लीजिए 1000 टन पर डे की है। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। सप्लाई 1000 टन की डेली है और डिमांड उसकी आधी भी नहीं है, तो क्या होगा? एप्पल की वैल्यू घट जाएगी। वैसा ही यहाँ पे होता है। अगर किसी भी कंपनी के शेयर की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे मार्केट में एप्पल की डिमांड 1000 टन की है और सप्लाई जो है वो 700 टन की है, तो यानी जो 300 टन का जो डिफरेंस है ना उसको क्या करेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी जो स्टॉकिस्ट हैं, वो क्या करेंगे? एप्पल की वैल्यू को बढ़ा देंगे कि भैया पहले ये 70 रुपए का था, बाहर से माल आ नहीं रहा है, इसलिए अब 100 रुपए का है। अगर आपको समझ में आए तो लो और नहीं समझ में आए तो रहने दो। वैसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। जब किसी स्टॉक को बहुत ज़्यादा लोग या बहुत तेज़ी से खरीदने लगते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। जिस कंपनी का बिजनेस जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितनी ज़्यादा फेम रहेगी, जितनी ज़्यादा गुडविल रहेगी, उस कंपनी में वॉल्यूम बहुत तेज़ी से हो। ठीक। अब वॉल्यूम भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल वॉल्यूम और दूसरा होता है डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई चीज़ आज 10 रुपए की खरीद ली, ठीक, कि जैसे मान लो आप सोना खरीद लेते हो, आज एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 48,000 रुपए का है।
तो आपको ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में सोने की जो वैल्यू है वो 50,000 52,000 पहुंच जाएगी। तो आप ये सोच के डिलीवरी बेस वॉल्यूम लेते हो और आप उस शेयर को कुछ टाइम के लिए अपने पास होल्ड रखते हो, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो। ये कहलाता है डिलीवरी बेस वॉल्यूम। और दूसरा होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हुआ? जैसे आपने शेयर लिया आज और 1 घंटे के बाद बेच दिया, या सुबह लिया शाम को बेच दिया, जिसको आप इंट्राडे भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन किसी भी कंपनी का जो डिलीवरी बेस वॉल्यूम होता है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जो डिलीवरी बेस वॉल्यूम होता है उसका मतलब क्या है कि लोग या इंस्टीट्यूशन को उसके बारे में कुछ पता है या उसके ऊपर ट्रस्ट है, तभी वो डिलीवरी बेस क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। इसलिए किसी भी कंपनी का स्टॉक लेने से पहले आप उसका वॉल्यूम जरूर चेक करिए कि उसमें वॉल्यूम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर बाइंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेल हो रही है तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि जितनी बाइंग हो रही है उतनी ही सेल हो रही है, या जितनी बाइंग हो रही है उसकी डबल सेल हो रही है। अगर जितनी बाइंग हो रही है उसकी डबल सेल हो रही है तब तो फिर थोड़ा सा ये चिंता का बात है। और जितनी सेल हो रही है उसकी डबल बाइंग हो रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप शेयर ले सकते हैं। वॉल्यूम के ऊपर ही पूरा प्राइस डिपेंड करता है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है किसी भी शेयर में तो शेयर की वैल्यू भी बहुत तेज बढ़ेगी, ये तो एकदम पक्का है। इसलिए वॉल्यूम जरूर चेक करिए आप, और खासकर डिलीवरी बेस वॉल्यूम चेक करिए कि उस शेयर में कितनी वॉल्यूम हो रही है, डेली या वीकली। ठीक है, अब ये प्रॉफिट और लॉस तो आप समझ गए। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस पर ईयर और पर क्वार्टर आपको देखना है। अब जैसे पिछले 1.5 साल से आपने देखा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अगर फार्मा सेक्टर को आप छोड़ दो और आईटी सेक्टर को छोड़ दो तो लगभग हर कंपनी का कहीं ना कहीं लॉस ही हुआ है। लेकिन इसके पहले अगर उस कंपनी का प्रॉफिट पर क्वार्टर अच्छा रहा है तो आपको ये देखना है कि आने वाले टाइम में उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है या नहीं। बढ़ने का सेंस क्या है कि पहले उस कंपनी ने कोरोना के टाइम पे क्राइसिस देखा और उस क्राइसिस से वो निकल के अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो अगर वो सरवाइव कर जाती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट में आ जाएगी।
और अगर हर क्वार्टर में उसका लॉस रिड्यूस हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, कम हो रहा है, तो भी आप उस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं और सोच समझ के बाय कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इसमें, और जल्दी ही मैं इसका अगला सीरीज आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाई जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।